Hello all, welcome to my channel KPS खारीवाल पॉलिटिकल स्टूडियो। आज की ये वीडियो रहेगी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और 1919। ये दोनों काउंसिल एक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। एक और इंडियन काउंसिल एक्ट है भारतीय शासन परिषद, ठीक है। एक और काउंसिल एक्ट है 1935, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आने वाली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और साथ ही ये टॉपिक BA सेमेस्टर 4 वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को क्या कहा जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म? क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड मिंटो ने, जो कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, और जॉन मॉर्ले ने, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। क्लियर है चीज़ें? तो इस एक्ट को क्या कहा जाता है? मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ओके, तो मॉर्ले मिंटो सुधार का नाम पता चला। 1909 के एक्ट को क्या कहा जाता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस एक्ट को लाने के पीछे मेन मोटिव या बैकग्राउंड क्या था? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कब बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था। किसने बनाया? A.O. ह्यूम ने बनाया, ठीक है। क्यों बनाया A.O. ह्यूम ने नेशनल कांग्रेस को? ये जब बनी थी तो इसका मोटिव कुछ और था। अब धीरे धीरे इसका मोटिव चेंज हो गया और इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये चाहती थी जो इंडियंस का पार्टिसिपेशन है वो गवर्नमेंट में बढ़े, ठीक है। गवर्नमेंट में मतलब गवर्नमेंट मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़े, ठीक है। इसी मोटिव से भी ये एक्ट लाया गया। भारतीयों में क्या जाग रही थी? राष्ट्रीय चेतना जाग रही थी, स्वशासन की मांग बढ़ती जा रही थी, ठीक है। इंडियन नेशनलिस्ट जो मूवमेंट था एंड प्रोटेस्ट वर इंक्रीजिंग आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। बंगाल का पार्टीशन हो गया था 1905 में, बंगाल का पार्टीशन हो गया था 1905 में। इसके कारण भी क्या बढ़ गई थी? नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ गया था, ठीक है। मतलब लोगों में क्या आ गई थी? लोगों में चेतना जाग गई थी, जागृति आ गई थी। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या हो गया था? आंदोलन तेज हो गया था। अंग्रेज इस आंदोलन को क्या करना चाहते थे? दबाना चाहते थे, ठीक है। भारतीयों को शांत करना चाहते थे, इसीलिए वो क्या लेके आई? ये अधिनियम लेकर आए। अब इस अधिनियम के मेन प्रोविजंस क्या थे? इस अधिनियम के मेन प्रोविजंस थे, उन्होंने लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर, दोनों में ही मेंबर्स को क्या किया? बढ़ाया, मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया। मोर मेंबर्स को ऐड किया गया काउंसिल में, ठीक है। मोर इंडियन मेंबर्स को ऐड किया गया। किस में ऐड किया गया? काउंसिल में ऐड किया गया। अब ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ये क्या काम करती थी? ब्रिटिश जो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसका मेन काम था कानूनों पर चर्चा करना। कोई भी कानून बनेंगे उन कानून पर चर्चा करना, कुछ मामलों में सलाह देने का भी काम था। परंतु इसकी जो वास्तविक शक्ति थी, मतलब जो रियल पावर थी, किसके पास रहेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही थी इसकी रियल पावर। अब इसमें सदस्यों की संख्या को कितना बढ़ाया गया? 16 जो मेंबर्स थे उनको बढ़ाकर मेंबर्स की संख्या कितनी की गई? 60 की गई, यानी कि 44 मेंबर्स को बढ़ाया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16 थी। इनकी सदस्यों की संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थी? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एक लॉ मेकिंग बॉडी थी, ठीक है। कानून बनाने का काम करती थी, एडवाइजरी रोल प्ले करती थी। पर इसके जो सदस्यों की संख्या थी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। कुछ स्टेट में कम सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, कुछ प्रांतों में अधिक सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। यूनिफॉर्म नहीं थी, हर जगह एक जैसे सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। क्लियर? तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। क्लियर है चीज़ें? पहली बार भारत में क्या किया गया?
इलेक्शन के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। मेंबर्स वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे। कहाँ से इलेक्ट किए जाएंगे? वहाँ की खुद की लोकल बॉडी से, यूनिवर्सिटीज़ से और अलग अलग एसोसिएशन से मेंबर्स को क्या किया जाएगा? इलेक्ट किया जाएगा। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था को क्या किया गया? शुरू किया गया। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? इंडिया जो काउंसिल थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसमें मोर मेंबर्स बढ़ाए गए। मोर मेंबर्स कौन से थे? इंडियन मेंबर्स को बढ़ाया गया, इंडियन मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया गया। इंडियन कुड नाउ पार्टिसिपेट मोर इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट मैटर्स। जो भारतीय सदस्य थे उनकी संख्या में क्या की गई? वृद्धि की गई। अब प्रशासनिक कार्यों में, एडमिनिस्ट्रेशन में जो भारतीय थे उनकी संख्या क्या हो गई? अधिक हो गई। उनकी भागीदारी को क्या हो गया? अधिक बढ़ा दिया गया। ठीक है, बट उनकी जो संख्या थी वही बढ़ाई गई। उनके पास काम करने का कोई अधिकार नहीं था। वो चर्चा कर सकते थे बट किसी भी तरह का कोई डिसीजन वो नहीं ले सकते थे। जैसे कि बजट है, ठीक है, उनको क्या अधिकार था? वो डिस्कस कर सकते थे बजट पे, क्वेश्चन पूछ सकते थे, ठीक है, बट उनको किसी भी तरह की बजट में चीज़ों को रिजेक्ट करने का कोई भी अधिकार नहीं था। क्लियर है? उनके पास अधिकार क्या था? सिर्फ प्रश्न पूछने का अधिकार उनके पास था। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया? पृथक निर्वाचन प्रणाली को, सेपरेट इलेक्टोरेट को। जो मुस्लिम्स थे, जो मुस्लिम समुदाय था, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। ठीक है, सीट्स को रिजर्व किया गया। किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, जो मुस्लिम मतदाता थे केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को ही क्या दे सकते थे? वोट दे सकते थे। ठीक है, तो इससे एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में कहीं ना कहीं जो दूरी थी वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया। किसके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा 1909 के अधिनियम से। ठीक है, पहली बार कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय को जगह मिली। ठीक है, और वो कौन थे? सत्येंद्र प्रशासन सिन्हा। क्लियर है? सत्येंद्र प्रशासन सिन्हा। क्लियर है चीज़ें? इनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार इंडियन को क्या किया गया? अपॉइंट किया गया। क्लियर है चीज़ें? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बार कौन से भारतीय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में या कार्यकारिणी परिषद में, ठीक है, अपॉइंट किया गया? आई होप आप आंसर कर पाएंगे। सत्येंद्र सिन्हा को अपॉइंट किया गया। ठीक है, अब इस जो 1909 का जो ये एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट, इसके क्या मेरिट थे या क्या फ़ायदे थे वो डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ इलेक्शन, पहली बार भारतीयों को पता चला इलेक्शन के बारे में। रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज़ किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, भारतीयों को मतलब या फिर जो मेंबर्स उसमें शामिल किए गए उनको परमिशन दी गई कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं अलग अलग मैटर्स पर। ठीक है, और इंडियंस को क्या किया गया? एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में भी क्या मिला? पार्टिसिपेशन मिला। ठीक है, तो ये थे इनके मेरिट्स। ठीक है, भारत में चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, भारतीयों को पता चला चुनाव होता क्या है। ठीक है, राजनीतिक भागीदारी बढ़ी, परिषदों में भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ा और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, बजट पर चर्चा करने का अधिकार भी मिला। ठीक है, डीमेरिट क्या थे? जो भी इसमें सुविधाएं दी गई ना बहुत ही लिमिटेड थी भारतीयों के लिए, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी भारतीयों के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर थी, रियल पावर किसके पास थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। इलेक्शन तो आया, इलेक्शन आया बट इट वाज इनडायरेक्ट, डेमोक्रेटिक नहीं था, लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित नहीं था वो। ठीक है, लोग अपने मन से चुनाव नहीं कर पा रहे थे, इट वाज इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्लियर है चीज़ें? सिस्टम सेपरेट इलेक्टोरेट को लाया गया जिससे हिंदू और मुस्लिम में कम्युनल पॉलिटिक्स, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। तो ये क्या था? ये एक इनडायरेक्ट चीज़ें थी जिससे भारत में क्या बढ़ा? कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिला। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? तो मेरिट डीमेरिट दोनों डिस्कस कर लिए हमने। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है?
फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इन इंडिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेपरेट इलेक्टोरेट के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। आई होप आपको ये याद रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। अब ये एक्ट क्यों आया? कुछ कमियां थी 1909 के एक्ट में, जिससे कि लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। वो अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसीलिए कौन सा एक्ट लाया गया? उनके गुस्से को शांत करने के लिए, फिर से नेशनल मूवमेंट को दबाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ अंग्रेज़ एक और एक्ट लेके आए, और उस एक्ट का क्या नाम था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। ठीक है। अब इस एक्ट को क्या कहा गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा गया। क्यों कहा गया? ऑफ कोर्स क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? एडविन मॉन्टेग्यू ने इंट्रोड्यूस किया था, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसीलिए इस एक्ट को क्या कहा गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको कहा गया। क्लियर है चीज़ें? अब इस एक्ट को क्यों लाया गया? क्योंकि 1917 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी अपने गोल्स को पूरा करने में सफल नहीं हो सकी, सेल्फ गवर्नमेंट को पूरी तरह से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई। और भारतीय क्या चाहते थे? क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया था कि वो सेल्फ गवर्नमेंट को धीरे धीरे लेकर आएंगे। ठीक है। अब वो इस एक्ट के थ्रू, जो कि 1919 का था, इस एक्ट के थ्रू सेल्फ गवर्नमेंट को लाना चाहते थे। क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारतीयों ने सपोर्ट किया था, इसी वजह से सपोर्ट किया था कि वो भारत में क्या लेके आएंगे? सेल्फ गवर्नमेंट लेकर आएंगे। ठीक है। अब उस गोल को भारतीय पूरा करवाना चाहते थे, इसीलिए अंग्रेज़ों को एक और एक्ट लाना पड़ा। वो एक्ट कौन सा था? 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसको कहा गया। क्लियर है चीज़ें? तो ये बैकग्राउंड था इस एक्ट को लाने के पीछे। और 1909 में भी कुछ कमियां थी, उसको भी क्या करना था? सुधारना था। इसीलिए ये एक्ट आया। कब आया? 1919 में आया। क्लियर है? जिन भी बच्चों को 1909 या 1919 के एक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, या उनको ये एक्ट समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो से आपको या इस सेशन से आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी 1909 का एक्ट क्या था और 1919 का एक्ट क्या था। आपको काफ़ी क्लैरिटी इस सेशन से मिल जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सपोर्ट मेरी वीडियो को ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ। ठीक है। तो यही सेम चीज़ मैंने हिंदी में भी बनाई है, हिंदी में भी लिखी है, ताकि आपको बाइलिंगुअल ये वीडियो हेल्प मिलती रहे। ठीक है। मेन फीचर्स क्या थे गवर्नमेंट के? मेन फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट के मेन फीचर्स क्या थे? जैसे हमने उसके पढ़े मेन फीचर्स, संख्या में वृद्धि की गई प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर। अब इसके डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या किया गया? इसमें डायरार्की इन प्रोविंसीज को इंट्रोड्यूस किया गया, डायरार्की सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, ड्यूअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया, दोहरी सरकार को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। दोहरी सरकार मतलब दो तरह के सब्जेक्ट्स लेके आए, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफ़र। क्लियर है? द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है। दोहरी सरकार बनी। प्रांतों में प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स थे उनको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक सब्जेक्ट को कहा गया रिजर्व्ड, दूसरे सब्जेक्ट को कहा गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। क्लियर है चीज़ें? तो रिजर्व्ड सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या है? जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट है, दी सब्जेक्ट रिमेंडेड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर। जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट हैं ये किसके कंट्रोल में रहेंगे? गवर्नर के और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। ठीक है। कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं? कुछ एक एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, जैसे पुलिस, फाइनेंस, रेवेन्यू, जस्टिस, इरिगेशन। ये सब्जेक्ट किसके कंट्रोल में रहेंगे? गवर्नर की और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट मतलब ये ट्रांसफ़र किए गए हैं सब्जेक्ट। ठीक है। और इनके लिए जो मिनिस्टर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। बट जो रिजर्व सब्जेक्ट है उसके लिए कोई भी क्या नहीं रहेगा? रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। ठीक है। तो एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज़ इस ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंडर
आएंगे। क्लियर है चीज़ें। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय, इन विषयों पर गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद का नियंत्रण था, बट ये किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं थे। बट जो हस्तांतरित विषय थे ना, इसमें जो भी मंत्री थे ये उत्तरदायी थे हस्तांतरित विषयों के प्रति। ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायी थे? ठीक है, ये भी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति क्या थे? उत्तरदायी थे इन विषयों के लिए। ठीक है, और जो डायरार्की थी, द्वैध शासन प्रणाली थी, केवल प्रांतों में लागू किया गया था, केंद्र में नहीं लागू किया गया था। मतलब डायरार्की सिस्टम, जहाँ पे जो सिस्टम था द्वैध, दोहरी सरकार बनेगी। ठीक है, ये सिर्फ प्रोविंसीज़ का क्या मतलब है? जो आज के स्टेट है, उस समय स्टेट को स्टेट नहीं प्रोविंसीज़ कहा जाता था। तो प्रोविंसीज़ में क्या आया? ड्यूअल डायरार्की सिस्टम आया, द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया गया, कहाँ पर? सेंटर में, क्योंकि सेंटर में डायरार्की सिस्टम नहीं था, तो सेंटर में क्या लाया गया? बाई कैमरल लेजिस्लेचर, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है, फर्स्ट टाइम बाई कैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसा कुछ भी 1909 में नहीं था। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या कहा गया? अपर हाउस। इसमें टोटल मेंबर 60 थे, इलेक्टेड 34 और नॉमिनेटेड 26। लेजिस्लेटिव काउंसिल लोअर हाउस, टोटल मेंबर 145, इलेक्टेड कितने थे? 104, नॉमिनेटेड कितने थे? 41। आपको ये मेंबर्स की संख्या याद रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर है चीज़ें। लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या हो गया? विस्तार किया गया। इसमें भी मोर इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया गया, मोर इंडियंस वर अलाउड टू पार्टिसिपेट। ठीक है, इसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर संख्या को बढ़ाया गया। ठीक है, और मोर इंडियंस को क्या किया गया? इंडियंस को, ठीक है, आई एम रिपीटिंग, इंडियंस को, भारतीयों को और अधिक जगह दी गई। क्लियर है। सेपरेट इलेक्टोरेट, जो मुस्लिम्स थे उसमें सिर्फ मुस्लिम्स को जगह दी गई थी, बट इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को और समुदायों में भी क्या किया गया? विस्तृत किया गया। अगर आपसे पूछा जाए सेपरेट इलेक्टोरेट को कौन से अधिनियम में इंट्रोड्यूस किया गया, तो आप 1909 का बोलेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सपेंड, विस्तार कौन से एक्ट में हुआ, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आएगा। क्लियर है चीज़ें। तो ये दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, इसकी जगह क्या किया गया? सीमित मताधिकार, लिमिटेड फ्रेंचाइज को इंट्रोड्यूस किया गया। वोटिंग राइट किस किस को दिए गए? जिसके पास बहुत अधिक पैसे थे, जो टैक्स पेमेंट करता था, जो प्रॉपर्टी रखता था, या फिर जो एजुकेशन, अच्छा शिक्षाविद था, जिसको शिक्षा में अच्छी नॉलेज थी। मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, देयर वाज अ लिमिटेड फ्रेंचाइज। ठीक है, वोटिंग राइट किसी किसी के पास थे, सभी के पास नहीं थे। सीमित मताधिकार को इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर है चीज़ें। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। यूपीएससी को इंट्रोड्यूस किया गया 1926 में। ठीक है, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि जो ये अधिनियम लाया गया, देखो 1926 में इंट्रोड्यूस किया, और ये अधिनियम कब आया? 1919 में। 1919 का जब अधिनियम आया तो इसमें लिखा था, इसमें इन्होंने मेंशन किया था कि वो, इसमें ये प्रावधान था, मेंशन किया हुआ था कि वो क्या इस्टेब्लिश करेंगे? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया 1926 में। याद रखना, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, ईयर आप याद कर लेना। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट, हमने उसमें क्या डिस्कस किया था? 1909 में बजट पर इंडियंस चर्चा कर सकते थे, बट 1919 में पहली बार बजट को सेपरेटली प्रेजेंट किया गया, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पर। पहली बार सेंट्रल लेवल पर और प्रांतों में अलग अलग तरीके से बजट को क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर है। सबसे बड़ी चीज़ इस बजट में क्या हुई, इस अधिनियम में क्या की गई? हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। ठीक है, हाई कमिश्नर 1919 में भारत से संबंधित कई काम कौन करता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया देखता था, उससे पहले 1919 का अधिनियम आने से पहले। बट जब ये 1919 का अधिनियम आया, ठीक है, तो काम को बहुत बढ़िया तरीके से और मतलब व्यवस्थित तरीके से करने के लिए एक नई पोस्ट का सृजन किया गया, और इसका क्या नाम था? हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का पद बनाया गया। क्लियर है। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया वॉज
इंडियन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, ये भारत का एक रिप्रेजेंटेटिव था जो कि लंदन में था, ठीक है। अब इसको क्रिएट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। क्लियर है चीज़ें, ठीक है। तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी कमीशन क्या था? सांविधिक निकाय, ठीक है। इस एक्ट में क्या बताया गया? दिस एक्ट प्रोवाइडेड आफ्टर 10 ईयर, 1919, 10 सालों के बाद ना एक कमेटी बनेगी जो इसके द्वारा किए गए कामों को क्या करेगी? रिव्यू करेगी, ठीक है। ये चीज़ लिखी हुई थी 1919 के अधिनियम में, इसीलिए वो कमेटी बनाई गई। वो जो कमेटी थी उसको स्टैट्यूटरी कमीशन कहा गया, और इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, वो कौन थे? सर साइमन थे। इसीलिए इस कमेटी का या इस कमीशन का नाम क्या रखा गया? साइमन कमीशन, ठीक है। 1927 में इसको अपॉइंट किया गया, सांविधिक आयोग था, ठीक है। 10 वर्ष बाद यह आयोग बनाने का प्रावधान था किसमें? 1919 के अधिनियम में। इसीलिए इस आयोग को 1927 में बनाया गया। ये एक ब्रिटिश आयोग था, एक भी भारतीय नहीं था। इसमें 1919 के अधिनियम पर जो भी इन्होंने काम किए हैं उसको क्या करना था? एनालिसिस करना था, उसकी समीक्षा करनी थी, भाई उन्होंने सही तरीके से काम किया या नहीं किया। इसमें क्योंकि एक भी भारतीय नहीं था, तो साइमन कमीशन जब भारत आते हैं अपनी रिपोर्ट सबमिट करने 1919 के अधिनियम पर, तो इनका बहुत ही ज़ोरों शोरों से विरोध किया जाता है भारत में, और गो बैक साइमन के नारे भी लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा एक्ट। अब चर्चा कर लेते हैं इसके मेरिट और डीमेरिट की, ठीक है। तो मेरिट क्या रहेंगे? मेरिट रहेंगे डायरार्की को इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोविंसीज़ में, प्रांतों में इंट्रोड्यूस किया गया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर को अपनाया गया, ठीक है। द्विसदनीय व्यवस्था, विधानमंडल शुरू की गई, पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ किया गया, सेपरेट किया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट को, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या बनाया गया? उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की एक कोशिश इस अधिनियम के द्वारा की गई। बट स्टिल इसमें फिर भी कुछ कमियां थी, ठीक है, जिसके कारण ये अधिनियम भी सफल नहीं हो पाया। तो अब हम कमियां पढ़ लेते हैं। इसमें भी रियल पावर किसके पास थी? इसमें भी रियल पावर ब्रिटिश गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास थी, ठीक है। डायरार्की प्रूव्ड, मतलब जो दोहरी शासन व्यवस्था अपनाई गई वो क्या थी? वो सफल नहीं हो पाई, वो असफल हो गई। वोटिंग राइट भी लिमिटेड थे, सभी को वोटिंग राइट नहीं दिए गए, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट को इनकरेज किया गया, क्योंकि और सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या बढ़ा? कम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ गया था। क्लियर है चीज़ें। इंडियंस वर नॉट गिवन फुल सेल्फ गवर्नमेंट, इंडियंस को, भारतीयों को पूर्ण स्वशासन या सेल्फ गवर्नमेंट नहीं दिया गया, जिससे भारतीय क्या नहीं थे? भारतीय संतुष्ट नहीं थे। इसलिए 1909 का अधिनियम और 1919 का जो अधिनियम था, ये लोगों को, भारतीयों को उस समय सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इसीलिए एक और इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1935, जिसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।